Yes, you read it right. 70 days. Festivity is over, or it is going to over. But the point is कि जिसके लिए आप पूरी ताकत लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपका करियर डिसाइड करेगा, जो आपकी लाइफ किस दिशा में जाएगी, आप उस बस को पकड़ पाएंगे कि नहीं पकड़ पाएंगे, इन सब की तैयारी के लिए लगभग 70 दिन हैं हमारे पास। और इन 70 दिनों में हमें दुनिया की हर बात को भूलकर सिर्फ अपने ध्येय के लिए आगे बढ़ना है। और अगर ऐसा आपने कर लिया तो आप अपने जीवन में एक बड़ा चेंज करने वाले हैं। आपकी पूरी लाइफ की लाइन बदलने वाली है, क्योंकि आपके किए हुए काम ही आपका भविष्य डिसाइड करेंगे। तो दिस इज माय रिक्वेस्ट कि आप इन 70 दिनों को पूरी तरह से अच्छे से यूटिलाइज करें। कैसे करना है, क्या करना है, उसमें बहुत समय बर्बाद ना करें। उसके लिए मैं आपकी मदद कर देता हूं कि आपको कैसे करना चाहिए। बस आप करिए अपना काम और भरोसा रखिए कि अगर आपने जो स्ट्रैटेजी, जो प्लान मैं बताने वाला हूं, उसको अगर आपने फॉलो किया, जो कि मुश्किल है क्योंकि फेस्टिविटी के बाद एक हैंगओवर रहता है, फेस्टिविटी का हैंगओवर, मजे का, मस्ती का। उस हैंगओवर को सडनली स्विच ऑफ करके काम करना पड़ेगा और पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। जितनी मेहनत आपने जिंदगी में नहीं की है उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तब आप अपने इन 70 दिनों का सही यूटिलाइजेशन करके अपना भविष्य सुधार सकते हैं, अपना भविष्य को एक सही दिशा दिखा सकते हैं। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि क्या है। सबसे पहले मैं बात करूं, जो आपको पता भी है पर फिर भी एक बार करना जरूरी है, पैटर्न की। आपको पता है कि जेईई मेंस ने अपना पैटर्न चेंज किया है। पैटर्न में जो चेंज है वो भी आपको पता है कि न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स जो होंगे वो अब आपको ऑप्शन के साथ नहीं मिलेंगे। यानी 25 सवाल आपको दिए जाएंगे किसी एक सब्जेक्ट में, टोटल 75 सवाल दिए जाएंगे। तो इन 25 सवालों को आपको पूरा अटेम्प्ट करना है। मतलब इसमें कोई चॉइस नहीं है कि कौन से सवाल करने हैं, कौन से छोड़ने हैं। आपको 25 के 25 ही अटेम्प्ट करने हैं। इसलिए ये एग्जाम पिछले 3-4 साल के एग्जाम के मुकाबले थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा नंबर ला पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। 100% एक्यूरेसी ला पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चॉइसेस नहीं है। चॉइसेस होती हैं तो हम उनको हटा सकते हैं और हम सवाल कर सकते हैं। पर दो तरह के बच्चे, उनका बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। जिनको 97-98 परसेंटाइल लाने हैं उनके पास, या जो नीचे और लेके आ रहे हैं उनके पास इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 100% लाना मुश्किल हुआ है इस एग्जाम में। दूसरा, हमें पता है कि नेगेटिव मार्किंग थ्रू एंड थ्रू है, यानी कि 2500 सवाल में नेगेटिव मार्किंग है। यानी हर सवाल को फूक फूक के सवाल सॉल्व करने हैं। यानी कोई भी सवाल आपने ऐसा नहीं कि उठा के कर दिया और कुछ भी रैंडम आंसर टिक कर दिया, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है ही है हमारे। तो पैटर्न में ये चेंज हुआ है। इस चेंज का सिर्फ एक मतलब है कि प्लीज टेक दिस एग्जाम सीरियसली नाउ। डोंट expect us to sympathize because of this महामारी कोरोना, और आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है या आपके बहाने हैं, उन सब के लिए अब हमें जिम्मेदार मत ठहराइए। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। दिस पैटर्न इज अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ दिस थिंग कि नाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी सीरियस, मोर सीरियस एंड मोर क्लियर दैट कि भैया आता है तो करो, नहीं आता है तो नहीं। हमारी तरफ से कोई मोहलत, हमारी तरफ से कोई आपको किसी तरह का सिंपैथी नहीं मिलने वाली। तो ये जेईई मेंस ने बहुत क्लियर किया हुआ है कि भैया सिंपैथी नहीं है, पेपर है, करोगे, जो है सबके लिए है, तुम्हें भी करना है तो कोई बात नहीं। तो ऑब्वियसली यू नीड नॉट टू वरी अबाउट, बिकॉज जेईई ने आपके पर्सनली कुछ नहीं किया है बदलाव, सबके साथ एक जैसा बदलाव किया है। तो पैटर्न नेवर एवर डिटरमाइन कि भैया क्या फर्क पड़ने वाला। पैटर्न कभी बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं डालता है, ये बात परम सत्य है, क्योंकि सबके लिए जेनरिक बात है, सेम ग्राउंड है, सेम सिचुएशन है, तो पैटर्न हमारा बिल्कुल सेम है। दूसरी बात आती है सिलेबस की। सिलेबस पिछले साल जैसा ही है।
लगभग सब कुछ वही सारी चीजें हैं, यानी कि जो कम हुआ था सिलेबस वैसा ही सिलेबस हमारे पास है, तो सिलेबस में वो चेंज नहीं आया हुआ है। पर आपको क्या करना है, प्लीज कहीं से भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का सिंगल पेज पर सारा सिलेबस का प्रिंट आउट निकालें और उस प्रिंट आउट को अपने जहां पे भी आप पढ़ते हैं उस डेस्क के सामने दीवार पे या डेस्क पर चस्पा कर लें, चिपका लें, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट यू हैव टू स्टडी। ये चीजें जो सामने दी हुई हैं, यही हमारा एम है। इसको अगर मैंने सही तरीके से कर लिया, तो शायद मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर लूंगा। तो ये आपका कॉन्फिडेंस भी दिखाएगा कि आपने सिलेबस को क्या कैसे देखा हुआ है, कि ये हमारा टारगेट क्लियर होना चाहिए कि ये टारगेट हमारे पास सामने पड़ा हुआ है। तो सिलेबस जरूर चस्पा करें, यानी चिपका जरूर लें। चिपकाना बहुत जरूरी है सिलेबस। आपको लगता है कि ये क्या फालतू बात है, नहीं मेरे को पता ही है, सिलेबस तो वही है जो है, पर होना चाहिए कि भाई ये क्लैरिटी है कि ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है। कई बार क्या होता है कि हम ज्यादा पढ़ जाते हैं, कई बार होता है कि हम छोड़ देते हैं, कुछ आसान चीजें छोड़ देते हैं। कई बार सिलेबस पता चलेगा कि यार ये एक छोटा सा पार्ट है, ये बहुत छोटा सा लग रहा है, ये मैंने किया हुआ नहीं है, मैं इसको कर लेता हूं, शायद 3 4 5 7 8 सवाल लगाकर मेरे में ये क्लैरिटी आ जाएगी, तो क्यों मैं इसको छोड़ूं। तो शायद एम बहुत क्लियर रहता है, इसलिए सिलेबस चस्पा करना बहुत जरूरी है। स्टेप 1 इज सिलेबस को सामने चिपका लें। अब आती है मेन बात हमारी प्लानिंग की, कि हम इसको कैसे अचीव करने वाले हैं, हम कैसे अपने इन 70 दिनों का बेस्ट यूटिलाइजेशन करने वाले हैं, उसकी बात आती है। तो उसका एक सबसे पहला स्टेप होगा जो कि फर्स्ट डे है, यानी आप जैसे वीडियो देखें, आप वीडियो देखने के बाद ये काम करें, आधा 1 घंटा 2 घंटा जो भी इसमें लगना है ये काम करें, पर ये काम करना जरूरी है। प्लानिंग का स्टेप 1 जो है वो है कलर कोडिंग। कलर कोडिंग क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कलर कोडिंग में ये कहना चाह रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये सिलेबस हमने किसी पार्ट कर लिया और हमारे पास यहां पर ये सिचुएशन है कि ये हमने सिलेबस लिया हुआ और आपने देखा कि भैया सेंटर ऑफ मास जो है ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम, ये मुझे निकालना आता है, और सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम को निकालना आता है, तो इसको आपने भैया ग्रीन कर दिया कि ये पार्ट हमारा ग्रीन है, ये सेंटर ऑफ मास का काम मुझे आता है। आपने देखा कि सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी भी मैं निकाल सकता हूं, इसको भी ग्रीन कर दिया। आपने कहा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन मोशन मुझे क्लियर है, इसको भी ग्रीन कर दिया। मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क निकालना मुझे आता है, एंगुलर मोमेंटम निकालना अच्छे से नहीं आता। फॉर एग्जांपल एंगुलर मोमेंटम आपको अच्छे से नहीं आता, एंगुलर मोमेंटम आपको अच्छे से नहीं आता है एंगुलर मोमेंटम निकालना, तो आपने क्या किया, एंगुलर मोमेंटम वाले पार्ट को आपने यहां पर येलो कर दिया कि एंगुलर मोमेंटम नहीं निकालना आता। और आपने देखा कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के सवालों में मुझे दिक्कत आती है, मैं अभी इसको अच्छे से नहीं कर पाता हूं, इसको आपने रेड कर दिया। या आपने नहीं पढ़ा है या आपने क्या, 3 कलर कोडिंग है, ग्रीन, येलो और रेड। ये कलर कोडिंग आप यहां पर कर दीजिए कि ग्रीन, येलो, रेड है, ये आपका काम हो गया। इस तरह से आपने कम से कम पहले दिन बैठकर सारे चैप्टर्स में, सारे फिजिक्स के, कि ये पार्ट मुझे आता है, ये एकदम पक्के से आता है, तो आप कम से कम ग्रीन वाला पार्ट तो क्लियर कर दीजिए कि ये तो मुझे आता है, ये मैं इसके सवाल अच्छे से कर ले जाऊंगा, ये बात समझ में आनी चाहिए। अब प्लान ऑफ एक्शन जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ग्रीन पार्ट आपका है, हो सकता है कि आपने जब इसको ग्रीन किया होगा तो आपका यहां पर ग्रीन जो है वो 25% ग्रीन हो गया हो और बाकी अभी आपने कुछ भी नहीं किया, येलो रेड में कंफ्यूजन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर 25% आपने उसको ग्रीन कर दिया कि भैया ग्रीन दिख रहा है। क्योंकि पहले दिन ही आपको दिख जाएगा कि आपको कितनी मेहनत ज्यादा करनी है, क्योंकि आपका ग्रीन वाला सब्सटेंस ही आपको डिसाइड करेगा यार कि यार अभी तो सब कुछ बाकी है या कुछ भी ग्रीन नहीं हुआ है या कितना है। किसी का 80% ग्रीन हो गया होगा तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, किसी का 15% ही ग्रीन हुआ होगा, किसी का 10% ही ग्रीन हुआ होगा, तो आपको मेहनत की जरूरत है, ड्रोने की जरूरत नहीं है। तो ये ग्रीन, रेड, येलो वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल बहुत फायदेमंद है, बिकॉज विजुअल व्यू जो हमारे दिमाग में जाते हैं कि यार मेरे को इतना चीज नहीं आती है, इतनी आती है, तो हमारे पास एक अर्ज आती है मेहनत करने की, हमारे पास एक ताकत बनती है। लगता है ये एक्सरसाइज बहुत काम की नहीं है, पर ये बहुत काम की एक्सरसाइज है, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा टाइम टेबल अपने जमाने में नहीं बनाता था। मैं खुद आईआईटी कानपुर से पास आउट हूं और मुझे ये पता है कि मैंने स्ट्रेटेजिकली चीजों को काम किया था
देखा, ताकि मैं नॉर्मल स्कूल से पढ़ते हुए, सरकारी स्कूल से पढ़ते हुए, मैं रोना नहीं रोता हूं कि मेरे पास समस्याएं थी, मेरे पास गरीबी थी, ये सब था। इसका गाना गाने का सिर्फ और सिर्फ एक होता है, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन मिलता है कि हाँ मेरे पास समस्या है, मैं इसलिए कर सकता। मेहनती लोग कभी इस चीज की जिक्र नहीं करते अपनी समस्याओं का, वो अपनी समस्याओं को कहते हैं कि ये जो है वो है, इसका मैं बदलाव नहीं कर सकता। तो ये आपको भी समझना चाहिए, ग्रीन जितना भी हो जाए आपका फर्क नहीं पड़ता, आपको ये पता है कि ग्रीन है। अब आपको क्या करना है, आपको अब स्ट्रेटजी थोड़ी रिवर्स वाली करनी है, यानी कि आपको प्रॉब्लम्स के थ्रू, अगर आपने कोई चीज की थ्योरी पढ़ी हुई है या थ्योरी नहीं पढ़ी हुई है, वैसे पढ़ी होनी चाहिए, पर जिनकी थ्योरीज पढ़ी हुई है, यानी कि आपको, जैसे मैं अगर एक एक्शन जब हम लेने जा रहे हैं, एक्शन की जब हम बात कर रहे हैं, तो एक्शन में जैसे फिजिक्स की बात की, तो फिजिक्स को आप ब्रेक करिए पहले दो पार्ट में, जिनकी थ्योरी आपको क्लियर है, जिनकी थ्योरी आपको क्लियर है, और जिनकी नो थ्योरी, यानी आपके पास थ्योरी नहीं है, आपको नहीं पता इसमें चैप्टर में है क्या, इस चैप्टर में है क्या, और आपके जहां भी पढ़ रहे होंगे, जैसे भी होगा, आपको अगर उम्मीद है कि ये जो थ्योरी है वो आपकी तरफ से पढ़ी नहीं है, उनकी तरफ से पढ़ाई भी नहीं गई है, तो आप उसको डरने की जरूरत है। नो थ्योरी में भी दो पार्ट ब्रेक करें, कि एक आपका जो भी सिस्टम जिससे आप बिलोंग करते हैं, जिसमें पढ़ाया जाने वाला है, येट टू बी कवर्ड, येट टू बी कवर्ड है और कवर्ड है, येट टू बी कवर्ड है और कवर्ड है, ये बात समझनी चाहिए। जिसकी थ्योरी क्लियर है एक पार्ट, जिसकी थ्योरी नहीं क्लियर है। थ्योरी में येट टू बी कवर्ड है और कवर्ड है। येट टू बी कवर्ड है के लिए अभी आप इस वाले पार्ट को बिल्कुल भी मत छूइए, क्योंकि येट टू बी कवर्ड है, तो जब होगा तो रन टाइम पे उसको करना ही करना है, वो जो सर कराएंगे उतने सवाल को ढंग से सुनना है और उसके बाद उसके सवाल करने हैं। अब आता है जिसकी थ्योरी कवर्ड है, थ्योरी कवर्ड है, जितना भी पोर्शन की थ्योरी कवर्ड है, ये सेम काम केमिस्ट्री मैथ्स में भी करना है, मैंने फिजिक्स के एग्जांपल्स लिया, थ्योरी कवर्ड है, उनका थ्योरी का पार्ट जो भी कवर्ड है, आपको क्या करना है, इनके हर चैप्टर जो आपके थ्योरी कवर्ड है, इनके 40 सवाल आपको लगाने हैं। यस, ओनली 40 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस, 40 डिफरेंट क्वेश्चंस, मतलब आपके सिलेबस में जो आपने ऊपर ग्रीन किया हुआ है, थ्योरी कवर्ड है, आपको जो वहां पे लिखा हुआ है उस यूनिट में, यूनिट जैसे यूनिट 5, 6 से आपके सिलेबस में ऊपर लिखा हुआ है, उसमें जो आपके कवर्ड है उस तरह का, हर तरह का एक सवाल लगा लें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि सोचते कैसे हैं, क्या किया गया है। तो 40 क्वेश्चंस का टारगेट है, यानी कि अगर मैं स्टेप 1 पे आऊं, तो जिनकी थ्योरी कवर्ड है और आपकी ग्रीन नहीं है, ग्रीन नहीं है, ग्रीन मतलब एकदम 100% आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर थ्योरी कवर्ड है, पर उनकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं हुई है, वो उसको ग्रीन कैटेगरी में नहीं डाल पा रहे, ग्रीन वाले को भी छोड़ देते हैं, ग्रीन वाले को भी छोड़ देते हैं थोड़े समय के लिए, कि ग्रीन वाला आपको आता है, ये मैं मान लेता हूं कि 100% क्लैरिटी है। जो ग्रीन नहीं थे और उनकी थ्योरी कवर्ड है, उस थ्योरी कवर्ड के 40 क्वेश्चन आपको करने हैं, ऑब्वियसली 40 क्वेश्चन करने हैं, और हर उस समय हर टॉपिक के साथ, कि हाँ इसका एक सवाल कर लिया और उसको आप ग्रीन कर दीजिए। अगर उसका सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया कि क्या किया गया था, क्या नहीं किया गया था, उसको ग्रीन कर दीजिए। जैसे जैसे सवाल करते जाए, उस यूनिट के उस पार्ट को ग्रीन करते जाइए, ताकि हाँ ये भी मेरा ग्रीन हो गया, ये भी मेरा ग्रीन हो गया, ये भी मेरा ग्रीन हो गया। तो 40 क्वेश्चंस आपको करने हैं, 40 क्वेश्चन आपको करने, एक यूनिट उठाइए, उसके 40 क्वेश्चन कंप्लीट करिए, यूनिट वाइज करिए, यूनिट वाइज करिए कि भैया इस यूनिट के बचे हुए सब टॉपिक्स में ये थ्योरी मेरी कवर्ड हो चुकी थी, पर इसके 40 क्वेश्चन मुझे कंप्लीट करने हैं, और 40 क्वेश्चन फिजिक्स में भी, 40 केमिस्ट्री में भी, 40 मैथ्स में भी, यानी 120 सवाल अगर आप रोज के नहीं लगा रहे हैं, तो आपका कोई भी पढ़ाई का फायदा नहीं है। 120 सवाल लगाने हैं अपने आप को, अपनी मम्मी की कसम दीजिए, अपने पिताजी की कसम दीजिए, किसी की कसम दीजिए, पर कोई भी एक चीज हो जो आपको फोर्सफुली वो काम कराए कि भैया आप सेल्फ मोटिवेटेड होके कि मुझे नहीं सोऊंगा, मैं नहीं करूंगा, अगर खाना नहीं खाऊंगा, मैं सोऊंगा नहीं जब तक मैं ये 120 सवाल नहीं लगा लेता। अगर इस डिटर्मिनेशन के साथ आप काम करने वाले हैं तो यू आर गोइंग टू रॉक। तो 40 क्वेश्चंस का टारगेट बना के रखिए। तो पहले उन पार्ट को कंप्लीट करिए जिनकी थ्योरी आपकी कंप्लीट है। येट टू बी कवर्ड वाले चीजें जो है वो होने वाली हैं, और जो कवर हो चुके हैं आपके सिलेबस में जहां पे भी, वो इनको अभी छोड़ दें, ये तो रन टाइम पे जब आएंगे तभी करते रहेंगे उसके साथ। पर ये 40 सवाल, आपने कहा कि सर क्लास भी होगी, उसके बाद कोचिंग भी होगी, 40 सवाल कैसे लगाएंगे? तो अगर आप देखें
जो आपकी क्लासेस हो रही हैं वो मान लेता हूं मैं 4.5 घंटे की क्लासेस हो रही हैं आपकी रेगुलर कोचिंग में या जहां भी आप पढ़ते हैं या ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है, 4-4.5 घंटे की आपकी क्लासेस हो रही हैं। उनमें अपने सर को भी, अगर सर बीच में कहानियां सुनने लगे, बातें करके, तो सर कहे कि सर बस हो गया, हम अलाइंड है, हमें अब और मोटिवेट मत करिए पढ़ने के लिए, आप प्लीज सिर्फ पढ़ाइए। अभी 70 दिनों में मुझे आपसे मोटिवेशन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पढ़ाई चाहिए, क्योंकि भैया मेरा मोटिवेशन वैसे ही हाई है, मुझे क्लियर करना ही करना है। आप इन 40 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। और अगर आपको लगता है कि ये 40 क्वेश्चन कहां से ढूंढने हैं, तो वो पीवाईक्यू हो सकते हैं, रैंडम क्वेश्चंस फ्रॉम योर शीट्स हो सकते हैं, रैंडम क्वेश्चंस फ्रॉम बुक्स हो सकते हैं, बट 40 क्वेश्चन उस यूनिट के करने चाहिए। जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हो उनके टिक मार के 40 सवाल आप कर लीजिए, कोई भी 40 सवाल। एंड स्टिल इफ यू आर नॉट कैपेबल ऑफ फाइंडिंग दीज क्वेश्चंस एंड particular platform, तो obviously then you have to join some kind of course. IJRS is one of them. आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। IJRS में हम रोज ये 40 सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये 40 सवाल आपको करने ही करने हैं। This has to be there. ये हो गया पहला पार्ट। फिर इसको पार्ट जब ये भी आपका पूरा का पूरा सेगमेंट, आपका ये पूरा का पूरा सेगमेंट आपका ग्रीन हो जाएगा, जब ये पूरा का पूरा सेगमेंट आपका ग्रीन हो जाएगा, तब आप आएंगे ये वाले पार्ट में, जो आपकी थ्योरी कवर होनी है। थ्योरी कवर होनी है ये वाले पार्ट में, कवर हो चुकी है, जिनकी प्रैक्टिस बाकी है। तो इसमें क्या करना है आपको, जिनकी थ्योरी कवर हो चुकी है, आपने काम नहीं किया हुआ है, आपके नोट्स जो हो, चाहे जहां से भी आपने जुगाड़े हो या बनाए हो, थ्योरी कवर हो चुकी है, तो पढ़ाया जा चुका है, आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है वो, तो नोट्स होंगे या आपके पास वीडियो लेक्चर्स होंगे, या आपके पास अवेलेबल है, या हमारे YouTube चैनल पर भी वन शॉट उसके अवेलेबल है। तो वन शॉट उसके अगर हमारे पास अवेलेबल है, तो उनके वन शॉट को देख लीजिए। इसमें 2 स्टेप है, एक दिन देखिए, एक दिन सवाल लगाइए। एक दिन देखिए, एक दिन सवाल लगाइए, यानी एक दिन आप 2 दिन में आपको 40 सवाल का टारगेट आप पूरा करना है। 2 दिन में 40 सवाल का टारगेट कैसे, मतलब 120 सवाल 2 दिन में करने हैं आपको। कैसे भी करके देखना और करना, थोड़ी मेहनत का स्टेप बढ़ जाएगा, देखना और करना। देखने में भी अगर आपने 10 सवाल लगा लिए, तो आप 30 और लगाइए। तो देखना और करना 2 स्टेप का प्रोसेस है। वीडियो देखिए, या फिर थ्योरी पढ़िए, या फिर क्लास नोट्स देखिए, जो भी मॉडल आपने एक्वायर किया हो उसको पढ़िए, बुक से पढ़िए और उसके एग्जाम्पल्स को समझिए, उसके बाद सवाल लगाइए। आप इसको कैसे कैसे कर सकते हैं, देखने का मतलब वीडियो देख सकते हैं, लेक्चर नोट्स पढ़ सकते हैं, या फिर सॉल्व एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, जो भी आपके पास बेस्ट ऑप्शन आपको लगे, क्योंकि सब लोग इतना भी प्रिसाइजली क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं होता कि ऐसा करने से क्या होगा। आप कई लोग अलग अलग लेवल पे तैयारियां होती हैं। तो ये 2 दिन में 40 सवाल का टारगेट अब आ गया। फर्स्ट डे 40 सवाल रोज का, अब आया 2 दिन में 40 सवाल का टारगेट है, पर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, यानी 120 सवाल का। अब ये 2 दिन में, क्योंकि इसमें लेक्चर्स भी देखना है, वन शॉट देख लीजिए, उसके सवाल लगा लीजिए, या फिर एग्जाम्पल्स दे के सवाल लगा लीजिए, या लेक्चर नोट्स पढ़ के सवाल लगा लीजिए। पर 40, इसमें थोड़ा सा मेहनत ज्यादा पड़ेगी, पर करिए। पर इसमें मेहनत इसलिए मैं सेम आ जाएगी, क्योंकि आपका, अगर आपने लेक्चर नोट्स देखते हुए आपने 4-5 सवाल खुद से उसी में लगा लिए, तो वो 40 में ही काउंट करिए, 40 ही टोटल करना है। ये आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए। और येट टू बी कवर्ड, जो कवर हुए जा रहे हैं, उनमें जैसे ही जो दिन जो टॉपिक पढ़ाया जाए, उसके 5 से 6 सवाल लगा लीजिए। 5 सवाल, तो ये तो आपका थ्रू एंड थ्रू चलता रहेगा, येट टू बी कवर्ड, बिकॉज वो तो फर्स्ट डे से येट टू बी कवर्ड कवर होने स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें 5 या 6 सवाल आप उस टॉपिक के, जिस दिन जो लेक्चर पढ़ाया गया उस टॉपिक के 5 से 6 सवाल आप लगा लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। एंड दिस इज द स्ट्रेटजी, सिंपलेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटजी, नो बकवास, कोई और ये नहीं कि ये बना लो, वो बना लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, और कोई तरीका नहीं है। यही एक तरीका है जिसके पाकर आप अच्छे से इन 70 दिनों का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। चीजें आपके हाथ में है, आपकी मर्जी है तो करिए, नहीं मर्जी है तो मत करिए। मैंने सिर्फ उन बच्चों से बात करने की कोशिश की जो सीरियस हैं। देयर आर 2 काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, वन नीड टू बी एंगेज्ड, वन आर एंगेज्ड बट दे नीड अ प्रॉपर गाइडेंस। मैं जिनको उनसे मैं कभी बात नहीं करता, जिनको मुझे एंगेज करना हो कि आओ आओ देखो कितना मजेदार है पढ़ाई, इससे ऐसे एंगेजमेंट तो अगर आपका
खुद का नहीं है, आपका मोटिवेशन लेवल इतना हाई नहीं है कि आपको जीवन में कुछ करना है, तो वैसे भी हमारे पास इतना समय नहीं है। 6ठी 7वीं 8वीं 10वीं में हम बच्चों को ज्ञान दे सकते हैं कि पढ़ने से क्या फायदा है, पर उसके बाद अगर आप 11वीं 12वीं में है, अगर मुझे यह बताना पड़े कि पढ़ने से क्या फायदा मिलता है, तो पढ़ने का फायदा भी नहीं है, क्योंकि अभी भी बताने का समय नहीं है कि पढ़ने का क्या फायदा मिलता है। 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक हम बता सकते हैं। तो मेरी पूरी की पूरी कहानी यही होगी। द सेम वे यू कैन डू इन केमिस्ट्री एंड मैथ्स। केमिस्ट्री में स्पेसिफिकली हम जो चाहते हैं कि वो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आपकी, जो भी 4 5 6 चैप्टर्स हैं आपकी एनसीईआरटी में, वो लाइन बाय लाइन याद करने हैं। इसमें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, ये आपके 40 क्वेश्चन के पार्टिसिपेशन में ही आ जाएगा। आपको लाइन बाय लाइन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की बुक पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी की बुक पढ़नी पड़ेगी लाइन बाय लाइन। आपको समझना पड़ेगा कि लाइन बाय लाइन क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं है। मैथ्स में प्रैक्टिस की जरूरत है। मैथ्स में पैटर्न रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करिए। मैथ्स में जब आप सवाल लगा रहे हो तो आपके मैथ्स के सवालों में आपको ये याद होना चाहिए कि अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में बार बार ये इस तरह के सवाल अगर भी आएंगे तो ये किया जाता है, इसमें अगर ये किया जाता है। पैटर्न सेट करिए, पैटर्न सेट करिए, पैटर्न सेट करिए, ये बहुत जरूरी है। पैटर्न सेट हो जाएंगे तो आपके जीवन काफी आसान हो जाएगा। तो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रैटेजी व्हाट आई वांटेड टू कन्वे टू यू गाइस, बिकॉज द लाइफ इज योर्स। आपको अगर कोई बोले कि सिर्फ और सिर्फ मक्कारी से काम चल जाएगा, आप बस तो काम नहीं चलने वाला है। मतलब समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यू हैव टू वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच। बाय रहेगा सभी को। एंजॉय योर लाइफ एंड प्लीज गिव योर बेस्ट शॉट इन योर लाइफ, बिकॉज दिस इज गोइंग टू डिसाइड योर फ्यूचर। रोना गाना सिंपैथी बटोरना कि गरीबी फरीबी, इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि गरीबी किसी के पास है वो बाद में नेचर उसके लिए बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। नेचर गरीबी देती है तो नेचर कहती है कि इसका मतलब है आई एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम यू, बिकॉज यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, बिकॉज आई बिलीव इन यू। मुझे आपसे भरोसा है कि आप बढ़िया काम कर सकते हैं, इसलिए आपको उसने कठिन परिस्थितियां दी हैं। ये बात याद रखिएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच।